होगी तभी मैं यहाँ पे फोर्स के बारे में बता सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक बॉटल है, ये मैंने बॉटल का एग्जांपल लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इस वाले बॉटल पे मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, मैंने कहा कि मैंने एफ फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड एफ है और इसका डायरेक्शन क्या, राइट डायरेक्शन में, और सेम फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया। दोनों केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। दोनों केस में मैग्नीट्यूड एफ है और डायरेक्शन भी क्या है, राइट हैंड साइड में। तो मैंने कहा कि दोनों केस में तो फोर्स आपने एफ लगाया, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी बेटा रोटेट होगी और नीचे फॉल कर जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा कि बॉटल है, इस पे आपने फोर्स लगाया, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो बॉडी रोटेट होगी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, रोटेशन। बेटा यहाँ पे पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रोटेशन। सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं कहूं कि सेकंड वाले पार्ट में आपने यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो बॉडी क्या करेगी, लीनियरली मूव करेगी। तो इसका मतलब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को समझ में आई कि अगर मेरे को फोर्स को डिफाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये डिसाइड हो रहा है कि बॉडी आपकी रोटेट करेगी या सिंपली लीनियरली मूव करेगी, बॉडी के साथ रोटेशन मोशन होगा या आपका लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को फोर्स को डिफाइन करना है तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मेन यूज कहां पे आएगा, जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेन यूज यहां पे आने वाला है। अभी तो फिलहाल हमारा हम लोग क्या पढ़ेंगे एनएलएम में कि आपकी बॉडी क्या करी, लिनियरली मूव कर रही है, रिजिड बॉडी है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी मेन डिस्कशन एनएलएम में यही रहेगा। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मेन एनालिसिस हम लोग करेंगे जो हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां तक तो मैंने देख लिया, अब मैं यहाँ पे फोर्स की यूनिट की बात करूं तो जैसा बेटा आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, सभी लोगों को पता है ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये न्यूटन और डाइन में आपका करंट। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो यहां तक मैंने देखा कि फोर्स की यूनिट ये है और इससे पहले मैंने फोर्स की थोड़ी सी एनालिसिस की थी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग इसको अगर बाइफरकेट करें तो बेटा देखिए इसको फोर्स को कैसे बाइफरकेट करेंगे। फोर्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कांटेक्ट फोर्स, सेकंड पार्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड थर्ड पार्ट न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। रवि, फोर्स इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एम, ये क्या लिखा है। चलिए अब मैं कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करूं। बेटा देखिए जैसे आपको नाम से ही पता चला कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में रहने के कारण कौन कौन से फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल जैसे आप सभी लोगों को पता है, नॉर्मल,
नॉर्मल आपका कभी तब लगेगा जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, और फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उस समय जो फोर्स एक्सर्ट होता है दो बॉडी के बीच में, और टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। तो ये सभी एग्जांपल है आपके किसके, कांटेक्ट फोर्स के। ये सभी एग्जांपल बेटा किसके, कांटेक्ट फोर्स के। वैसे एनएलएम में हम लोग 1 बाय 1 हर एक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें 1 बाय 1 हर एक के बारे में डिटेल स्टडी करना है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स के आपके फोर्सेस होते हैं। अगर मैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में जाऊं तो बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड मैग्नेटिक फोर्स, ये सब चीजें आपने नाम सुनी हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका क्या ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने कहा कि दो पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, जब दो लाइक चार्जेस होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैंने कहा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स में जैसे कि मैंने कहा कि आपने बार मैग्नेट ले लिया, दो बार मैग्नेट को मैं पास लेकर आ रहा हूं और दोनों का नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को दोनों को लेकर, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो अगर मैं पास लेकर आऊं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो यहां से मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, या आपका अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है और रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है। मतलब कि आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और आपका रिपल्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अनलाइक होंगे, और रिपल्शन कब होगा, जब दोनों लाइक होंगे। तो लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा बेटा याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स always attractive in nature। ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जो लास्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियर फोर्स। जब ये देखा गया कि हम लोगों ने इन सब के बारे में, फोर्सेस के बारे में जानकारी थी, हमें को ये भी पता था कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे आपस में रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियस में आते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि एटम होता है, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है आपका बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियस में आपने सुना होगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने कहा कि कई सारे प्रोटॉन्स हैं, कई सारे न्यूट्रॉन्स हैं, ये इस हिसाब से होता है। ये न्यूक्लियस है। मैं बेटा न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस में क्या है आपके न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो मैंने कहा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, ये सब प्रोटॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। बेटा ये लॉजिक है कि कैसे लॉजिकली हमने एक नए फोर्स के बारे में सोचा या समझा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन रखे हुए हैं तो आपस में तो रिपेल करेगा। अगर मैंने कहा कि दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये रहा एक प्रोटॉन ये रहा, इसको मैंने बहुत पास रखा, तो ये तो आपस में रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये तो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की साइज इतनी छोटी है और इतने छोटे में से मैं प्रोटॉन प्रोटॉन को अगर एक साथ में रखूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है। अब रिपल्सिव फोर्स इतनी ज़्यादा है तो ये तो टूट कर बाहर निकल जाना चाहिए। बेटा कॉमन सेंस है,
क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूक्लियस का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाए, रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, ब्रेक होकर बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस इतनी आसानी से टूटता, ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद लॉजिकली सोचा गया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस को जिसने बांध कर रखा हुआ है, न्यूक्लियस को जिसने स्टेबल बना कर रखा हुआ है, उसके लिए कोई और भी फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हमने नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जब दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी तभी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार हल्का से क्विक रिवीजन कर लेते हैं 30 सेकंड्स में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। उसके बाद हमने एक थर्ड पैरामीटर पढ़ा जिसको हमने कहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मेरे को फोर्स को डिफाइन करना है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताना बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मेरे को ये डिसाइड होगा कि पार्टिकल आपका रोटेट करेगा या सिंपली लीनियरली मूव करेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स आपका इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेटा कौन कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द न्यूक्लियर फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा कि अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है तो दो बॉडी के आपस में कॉन्टैक्ट में होने के कारण कौन कौन से फोर्स लगेंगे, वो कौन कौन से हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि ऐसे फोर्स है जिसमें बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बॉडी कॉन्टैक्ट में ना रहे तभी आप उसके बीच में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट रह सकते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी भी रिपल्सिव इन नेचर नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बेटा कब एग्जिस्ट करेगा, जब दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो न्यूक्लियर फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर और शॉर्ट रेंज फोर्स। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 हर एक फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आते हैं न्यूटन्स लॉज कि न्यूटन्स लॉ है क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, अच्छा रवि बोले न्यूटन पर मीटर, नहीं बेटा गलत है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर नहीं होती फोर्स की यूनिट, ठीक है रवि, हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, हम लोग गलती को सुधारते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है कि बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन साहब ने बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, अनलेस अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, इसको मैंने अपने हाथों पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है बेटा, मूव नहीं कर रहा, और ये कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करूं। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो ये देखिए मोशन में आ जाएगा, रोटेट होकर नीचे गिर जाए, कुछ भी हो। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा, इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, कोई भी बॉडी
जो कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखिए कई लोग बोलते हैं कि सर यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। हाँ बिल्कुल सही, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है आपका। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन फर्स्ट लॉ को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आपको समझ में आ जाए कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बॉडी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये है आपका सिंपल सा। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं बस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बस में खड़ा हूँ, ठीक, अब बस भी क्या रुकी हुई है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बस ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया, बस आगे की तरफ मूव की। अगर बस आगे की तरफ मूव करेगी तो मेरे जो लेग्स हैं वो तो बस के बेसमेंट से अटैच हैं, ठीक है, मेरे लेग्स तो नीचे टच कर रहे हैं बस को। तो अगर बस आगे की तरफ मूव करेगी तो जो मेरा लेग है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन मेरी फुल बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी ना। तो मैं चाहूंगा कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, इसे वो कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो अपर हाफ है मेरे बॉडी का, जो अपर हाफ है ये रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेग आगे की तरफ मूव करे क्योंकि टच कर रहा था बस से। तो इसलिए जब बस ड्राइवर स्टार्टिंग में बस को एक्सीलरेट करता है तो मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ गिरता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा बेटा, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं 9th-10th में पढ़ाते हैं सभी लोग, ठीक है। और आपने स्कूल टाइम में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और ये आपने सिंपल महसूस भी किया हुआ है कि अगर आप बस में खड़े हैं और तुरंत बस ड्राइवर ने क्या किया, एक्सीलरेट किया अपनी गाड़ी को, अगर उसने बस को एक्सीलरेट किया तो आपकी बॉडी क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। वो इसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, मान लीजिए कि बस अभी कंटिन्यूसली आपकी मोशन में है, बस आपकी कंटिन्यूसली मूव कर रही है। अगर बस कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो इसका मतलब आप मोशन में, मैं मोशन में, मोशन में चल रही है बस के साथ साथ मैं भी चलता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस आगे मूव कर रही थी। अब बस ड्राइवर ने क्या किया, तुरंत ब्रेक अप्लाई कर दिया। अगर बस ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है मैं कहाँ चला जाता हूँ, आगे की तरफ, ठीक है। सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तुरंत क्या होता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं। अब क्यों गिरते हैं, सोचिए जरा सा, कि आपने कहा कि आप तो बस में खड़े थे तो आपका जो लेग है वो बस को टच कर रहा है, ठीक है। तो बस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, बस रुकी, तो आपके जो लेग्स हैं वो भी रुक गए, लेकिन जो अपर हाफ है ये चाहती है कि मैं अभी भी मोशन में रहूं। अगर मैं मोशन में रहूं तो ये तो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तीसरे को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ। सिंपल सा एग्जांपल, अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपने कहा, मैं मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाईवे पे चल रहा हूँ, ठीक है, और स्ट्रेट रोड है, तो मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मेरे डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था। अब एकाएक मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए, आप जैसे ही लेफ्ट टर्न लेते हैं जो आपकी बॉडी है वो कहाँ फॉल करती है, राइट डायरेक्शन में। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से मेरे को बताने की आवश्यकता कम है, आप लोग ये सब चीजें आप लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं और करते भी होंगे कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एक आपने लेफ्ट टर्न लिया, जैसे ही लेफ्ट टर्न लेते हैं आपकी बॉडी राइट साइड में जाती है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्यों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, अगर वो जिस डायरेक्शन में मूव करी तो उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहती है। तो मैं तो बेटा स्ट्रेट मूव करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कार थी वो स्ट्रेट चल रही थी, ठीक है, तो मेरा जो बॉडी है वो उसका डायरेक्शन ये है, स्ट्रेट पाथ। अब जैसे ही मैंने इसको
लेफ्ट डायरेक्शन में अपने स्टीयरिंग व्हील को टर्न किया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मेरा कांटेक्ट है ये तो इसमें था, तो ये इसके साथ मैंने इसको ऐसे टर्न किया। लेकिन जो बॉडी है, बॉडी तो बेटा स्ट्रेट ही रहना चाहती है ना, तो ये कार ऐसे मुड़ रही है इस तरफ को, तो बॉडी कहाँ फॉल करेगी? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यही क्या है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मेरे ख्याल से न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ सभी लोगों को पता है, कम से कम फिजिक्स में ये चीज सब कुछ जानता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन साहब ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को मैंने पी से लिखा है। ठीक है, तो जब भी वर्ड रेट आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ क्या। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी वर्ड रेट आए इसका मतलब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। ठीक है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखिएगा जब भी वर्ड रेट आए, रेट का मतलब ये होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे चेंज होगा वही क्या होगा, फोर्स। तो मैंने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी। ठीक है, सिंपल सा बेसिक चीजें चल रही है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं m इंटू वी, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। केस वन बेटा देखिए, केस वन में मैंने लिया, केस वन जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। बॉडी का मास आपका चेंज नहीं हो रहा, बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो क्या मैं फोर्स इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, तो m को मैंने बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन के, m को मैंने बाहर ले लिया, तो मैंने क्या लिखा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt को ध्यान से देखिए, dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपको पता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मैंने इसको क्या लिखा, ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये याद रखिएगा कि dp अपॉन dt का ही ये केस है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अगर वहां पे मास अगर आपका बॉडी का कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए दूसरा केस भी हो सकता है बेटा, केस टू, कि मास कैसा हो आपका, वेरिएबल हो। मास कैसा हो, वेरिएबल हो। ऐसा आपने कहीं पे देखा है कि मास आपका वेरी करे? हाँ, अगर नहीं भी देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है, रॉकेट प्रोपल्शन। कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट में फ्यूज, सिंपल सा फ्यूज बंद होते हैं तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे फ्यूल्स आपके बंद होंगे रॉकेट में तो उसका मास तो कम होता जाएगा ना। ठीक है, तो वहाँ पे मास क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे जैसे फ्यूल बर्न हो रहे हैं मास आपका एग्जॉस्ट होते जा रहा है, तो उसी के कारण क्या होता है कि हमें एक मोमेंटम मिलता है कि ऊपर जाता है। हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मास आपका वेरिएबल है। अगर मास से वेरिएबल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन में। एग्जाम्पल क्या है इसका, रॉकेट प्रोपल्शन। बेटा सब चीजें पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरी नहीं है।
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग सब चीज़ों की एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कब होगा, जब मास कांस्टेंट होगा। अगर मास वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, वी डी एम अपॉन डी टी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करें नॉर्मल की, कि नॉर्मल क्या है। अब हम लोग वन बाय वन हर एक के फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस हैं आपके। तो पहला नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल मैंने कहा कि एक बॉडी है, इसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये बॉडी है, एक ब्लॉक है जिसको आपने क्या रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको मैं ग्राउंड पे रखूंगा तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इसको बेटा ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मल का मतलब क्या है कि जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी, जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ठीक है। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। पहला पॉइंट कि जो भी आपका कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये पूरा है, ये तो पूरा परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल ऊपर होगा कि नीचे होगा, ठीक। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट, ट्राइज टू compress the body, बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मेरे को ये तो पता चले कि सरफेस कांटेक्ट की जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ये कांटेक्ट सरफेस था, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरा पॉइंट, किसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बताइए जो ग्राउंड है बेटा, ये जो ग्राउंड है इस वाले ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नॉर्मल अपवर्ड। किस डायरेक्शन में लगाएगा, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तभी तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये नॉर्मल कहाँ पे आया, ये नॉर्मल ब्लॉक पे लगा ड्यू टू ग्राउंड, ग्राउंड ने ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल एक्सर्ट किया है, ठीक है। अभी हम लोग एक दो डायग्राम और देखते हैं। तो ये लिख दीजिए, ये क्या है, नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के कारण ब्लॉक पे कितना नॉर्मल एक्सर्ट हुआ है, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पे, एक दो फिगर और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका कोई वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पे आपने ब्लॉक को रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस इंक्लाइंड प्लेन में आपने ब्लॉक को रख दिया। अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन में ब्लॉक को रखूंगा तो बताइए नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में, ठीक है। ये अभी आपका कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये नॉर्मल होगा। और इतना ही नॉर्मल ये इस पे लगाएगा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एक दो फिगर और देख लेते हैं बेटा, आंसर आप ही लोगों को देना है। मैंने कहा कि एक बॉल है, इसको मैंने दीवार के सहारे ऐसे रख दिया बॉल को, ठीक है। अब ये बॉल है, मैंने पूछा कि बताइए कि इसमें नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मैंने कहा ये नॉर्मल लगा, मैंने मान लिया n1 है, ठीक है। एक और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये n2, ठीक है। तो ये तो पता है ना आपको, बेसिक चीजें बेटा आनी चाहिए 9th-10th की। तो बेसिक चीजें में क्या है कि जो भी नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। इसका मतलब ये जो दोनों नॉर्मल हैं n1 n2, ये क्या हो होंगे, सर्कल से पास हो होंगे, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास हो होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हम लोग 1 बाय 1 अभी सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि फोर्सेस कौन कौन से तरीके के होते हैं, और उसको हम लोग कैसे एक एक करके एफबीडी में भी सीखेंगे, ठीक है। एनएलएम पूरा फोर्स पे ही है, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। मैंने कहा जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है टेंशन। टेंशन की बातें हम लोग करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है, कि कोई भी रस्सी है उसमें कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, ठीक। तो रस्सी में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है इसके बारे में हमें एनालिसिस करनी है। अब हम लोग स्ट्रिंग, बेटा हम लोग स्ट्रिंग को क्या मानते हैं, मासलेस। स्ट्रिंग को कैसा मानते हैं, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग बेटा क्या मानते हैं, मासलेस, कि स्ट्रिंग आपकी क्या है, मासलेस है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि एनालिसिस हम लोग यही मान के चलते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग मास को भी कंसीडर करके बातें करेंगे, ठीक। अब मासलेस स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन at each and every point on the string is same। जो टेंशन होगा हमारा, क्योंकि ये आपका क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, अगर मासलेस स्ट्रिंग होगा तो टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। बेटे इन दोनों चीजों को याद रखिए कि हम लोग मासलेस स्ट्रिंग मान के चलेंगे और टेंशन क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब टेंशन का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालें, मेन मुद्दा तो ये है कि टेंशन तो हमने समझ लिया क्या है, टेंशन आपकी स्ट्रिंग में होगी और वो क्या होगी, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। नोट करके लिखिए कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इज ऑलवेज along the string in such a way that tries to reduce the length, टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग के अलोंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग के अलोंग होगा और वो इस तरीके से एक्ट करेगा ताकि स्ट्रिंग को लेंथ को कम करने की कोशिश करे। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होगा और वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ताकि वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश करे, कम बेटा नहीं करता। देखिए जैसे बिल्कुल बेसिक सा है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए ये आपकी सीलिंग है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग लगा दी, इसको मास से हैंग कर दिया, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये मैंने कहा कि मासलेस स्ट्रिंग है। अब ये बताइए इसमें टेंशन क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब कि इसी स्ट्रिंग के अलोंग होगा, ठीक। लेकिन एक पॉइंट आपने लिखा है ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ, ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ, ये देखिए ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ। तो टेंशन बेटा बताइए किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि लेंथ को रिड्यूस करें, टेंशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि लेंथ को रिड्यूस करें, यही होगा ना। इस तरफ को टेंशन लगेगा तभी तो ये लेंथ आपकी रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग इन सच ए वे दैट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ, वो इस हिसाब से लगेगा ताकि वो लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं
टेंशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं एफबीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनएलएम। एफबीडी बेटा बहुत बेटा पेंडुलम, पेंडुलम में क्या चीज, आप लोग टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। पेंडुलम में जो मास होता है, पेंडुलम के जो बॉब हम लोग लेते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पूछा था मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एनएलएम पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डजंट डिपेंड्स ऑन द मास, मास पे बेटा डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, और किस पे बेटा डिपेंड करता है, जी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है विशाल? आपने पूछा तो इससे बता दिया कि टाइम पीरियड आपका मास पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जिसको हम लोग एसएचएम में पूरे डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करें कि एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा एफबीडी नहीं आएगा तो हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एफबीडी का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से समझिए कि एफबीडी का मतलब क्या है, कि फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्या समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस that are acting on the body for analysis purpose. Good afternoon, Saloni, सौरभ, हेलो। अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, फॉर एनालिसिस पर्पस और टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कि हम लोग चाहते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि एक बॉडी पे कितने तरीके के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उस फोर्सेस के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। मैंने कहा कि एक ए बॉडी है, इसके साथ एक और बी बॉडी है और यहाँ पे सी बॉडी है, और इन तीनों को मैंने ऐसे रखा हुआ, ये ग्राउंड है, मैंने इधर एक F4 अप्लाई किया। अब मेरे से बोला जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगी, तो देखिए बेटा 1 बाई 1 अगर हम लोग ए की बात करें, अगर मैं ए की बात करूं तो ए पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ए पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और सी और ए आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है बेटा, सी और ए आपस में कांटेक्ट में। तो सी और ए अगर आपस में कांटेक्ट में, तो मेरे को एक चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो नॉर्मल एक्ट करेगा, और नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो मैंने कहा कि सी और ए आपस में कांटेक्ट में है, तो जो सी वाली बॉडी है वो ए पे नॉर्मल लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है। अब जो बी वाली बॉडी है वो भी ए के कांटेक्ट में है, तो बी वाली बॉडी इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगी, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। तो अगर मैं ए को डायग्राम अलग से बनाऊं, बेटा ए का डायग्राम अलग से बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग होता है ना, बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद टिपिकल प्रॉब्लम पे चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम कहाँ उससे पहले सीखें तो उनके एफबीडी बनाते कैसे हैं, उसके बाद ही तो हम लोग प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए ए पे देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, ये ग्रेविटेशन पुल लग रहा है। उसके बाद ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है, जो बी लगा रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। एक किस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और एक नॉर्मल लग रहा है ए ड्यू टू सी, जो सी वाली बॉडी इस पे नॉर्मल लगा रही है। चलिए ये वाला एफबीडी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक चीज और है, थोड़ा ध्यान से देख के बताइए।
आपने सी और ए का कांटेक्ट फोर्स देख लिया, ए और बी का कांटेक्ट फोर्स देख लिया, लेकिन ए और ग्राउंड भी तो है, ए ग्राउंड को भी तो टच कर रहा है, तो ग्राउंड भी क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। और किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसने ग्राउंड ने लगाया एन, तो मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में एक आपका एंटी एक्टेड कर रहा है। ये हो गया कंप्लीट कौन कौन से फोर्सेस ए ब्लॉक पे लग रहे हैं, ये आपने पूरा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ए ब्लॉक पे आपके इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हर एक बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं सी पे। सी पे ध्यान से देखें बेटा, सी ब्लॉक पे अगर मैं सी ब्लॉक को देखूं, एक तो ग्रेविटेशन लगेगा ही लगेगा, मास इनटू जी, ये ग्रेविटेशन पुल लगेगा सी पे। सी और ए आपस में कांटेक्ट में, सी और ए आपस में कांटेक्ट में है, तो इसलिए ए क्या करेगा, सी पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए सी पे नॉर्मल लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऊपर, नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई फोर्स लगेगा, ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा बेटा देखिए और कोई फोर्स लग रहा है सी पे, नहीं, सी पे नहीं लग रहा। एफ फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स था वो आपने ए पे लगाया था, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको चीजें, बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बी पे, ठीक है। बी वाले ब्लॉक को अगर हम लोग ध्यान से देखें, बी वाले ब्लॉक को, बी और ग्राउंड आपस में टच में, ग्राउंड के टच में, तो ग्राउंड क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल लगाएगा। मैंने कहा कि ग्राउंड ने इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाया, उसको मैंने नाम दे दिया N1। ग्राउंड ने इसके ऊपर जो नॉर्मल लगाया, ए और बी भी आपस में कांटेक्ट में है, तो मैंने कहा कि बी ने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया इस डायरेक्शन में। सिंपल सा है न्यूटन थर्ड लॉ, कि मैं कहूं कि मैं वॉल पे अगर 5, ये जैसे कि मान लीजिए वॉल है, अगर मैं इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो वॉल भी तो मेरे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर बी इसको ऊपर नॉर्मल लगा रही है एन ए बी, तो ए भी इसको ऊपर नॉर्मल लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि बी पे नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में ड्यू टू ए, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। इसके अलावा बताइए और कौन सा फोर्स, बेटा ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा लगेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि एक नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, m इंटू जी। अब आपने ए का एफबीडी बना लिया, हर एक फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया, बी का एफबीडी बना लिया, और यहाँ पे सी का एफबीडी बना लिया। एफबीडी बनाने के बाद आपसे जो भी चीजें पूछी जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल कितना लगेगा इस पे, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अभी तो सिंपल एफबीडी बनाना सीख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कैसे जाता है, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कहीं पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं एफबीडी के लिए। मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है M1 मास का, एक और ब्लॉक है M2 मास का, जहां पे फोर्स लगाया F, ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं, और बीच में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, रस्सी से जुड़ा हुआ दोनों को। अब मेरे को इसका एफबीडी बनाना है, मैं एफबीडी बनाना चाहता हूँ M1 M2 का, ठीक है। बस एफबीडी हमें फ्री बॉडी डायग्राम देखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आते हैं M1 M2 में। अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे पहले M1 पे आएंगे। याद रखिए एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, रस्सी, रस्सी कैसी है, टाइट है। अगर टाइट रस्सी है तो उसमें टेंशन लगेगा, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, और टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि वो स्ट्रिंग को, लेंथ को कम करने की कोशिश करे। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, यस और नो बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। रस्सी में टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है, और इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ, वो लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करता है।
चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग 1 बाई 1 एफबीडी बनाए, M1 का एफबीडी बनाए। M1 पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? अगर M1 मास पे देखें तो यहाँ पे देखिए नीचे ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही, M1G। अर्थ इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, मैंने कहा N1 नॉर्मल लगा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अब देखिए इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है M1 पे, इसके अलावा कोई फोर्सेस नहीं है, ठीक है। इधर M2 पे आते हैं। अगर M2 को ध्यान से देखें तो M2 पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स तो लगी रहा है। अर्थ इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, मैंने कहा कि N2 नॉर्मल लगा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे फोर्स F है और यहाँ पे क्या है, टेंशन। आ रहा समझ में बेटा? हम लोग सिंपल अभी एफबीडी देख रहे हैं कि कैसे हर एक के फोर्सेस आपके इसमें एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एफबीडी मेरे को बनाना है कि यहाँ पे कि कौन कौन से फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ध्यान से, मास है तो बेटा इसमें ग्रेविटेशन पुल तो नीचे की तरफ लगेगा, मैंने कहा इधर mg लग रहा है। ये इसके साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये एंगल थीटा है बेटा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में इसको तोड़ रहे हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है बेटा, 90। ये टोटल एंगल 90 है तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो mg है, mg के दो कंपोनेंट हुए, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हुआ, mg cos थीटा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपका बेटा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ी सी लाइट डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, साइन, ठीक है, जो कि आपने स्टार्टिंग में वेक्टर में पढ़ा होगा। देखिए हम लोग आते हैं तो यहां पे मैंने कहा कि अगर ये आपका थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और बेटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो देखिए ये आपका एफबीडी बन गया m मास का। अगर मैं यहाँ पे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी को रखूं तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, ये आपने दिखा दिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सिर्फ एफबीडी बनाना सीख रहे हैं हम लोग कि एफबीडी ड्रॉ कैसे किया जाता है। ये छोटा सा एग्जांपल है, मैंने कहा कि एक रॉड है, ये बॉल है और इसके ऊपर आपने इसको रख दिया, तो मेरे को इसका एफबीडी बनाना है बॉल का, कि बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। तो सिंपल सा मैंने बोला कि अगर दो कोई से भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो हमेशा क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल, और वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पहला कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, मैंने कहा कि N1,
ये इसके साथ कांटेक्ट में तो इधर एक नॉर्मल लगेगा N2। मैंने कहा ये इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक इधर नॉर्मल लगेगा N3। ठीक है, और एक और आपका क्या होगा बेटा, याद कीजिए ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा है mg। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बनाना सीख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि हाँ कि कैसे एफबीडी बनाना हमें आ गया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। एफबीडी तो हमने यही सीखा था ना कि एफबीडी हम लोग बना क्यों रहे हैं, क्योंकि एफबीडी की डेफिनेशन ही हम लोगों ने ये दी थी कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। हर एक फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ऑन द बॉडी कौन कौन से हैं उसी को एफबीडी कहते हैं। और ये हम लोग करते क्यों हैं, फॉर एनालिसिस पर्पस। एनालिसिस का मतलब क्या, उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, कितने टाइम के बाद वो आपका स्टॉप हो जाएगा या मूव करेगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल लेते हैं। मैंने कहा ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एफ फोर्स लगाया और यहाँ पे एक एम मास है। ये थीटा एंगल है। तो मेरे से पूछा गया फाइंड टेंशन सो दैट n is in equilibrium। जो मास m है वो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो अगर m मास आपका इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी। अब देखिए टेंशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस वाले पॉइंट पे, तो टेंशन तो बेटा इसी डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये टेंशन लगेगा। मैंने कहा कि ये आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर बेटा ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दो फोर्सेस तो मेरे को नजर आ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एफ है, एक इस डायरेक्शन में आपका mg है। मैं सिर्फ इसको अलग से बना रहा हूँ बेटा, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स है और इस डायरेक्शन में क्या है, mg। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिकली बताइए कि मैंने कहा कि मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं, ठीक है, और कोई बंदा आया, एक बंदा आया जो मेरे हाथ को पकड़ के इस डायरेक्शन में खींच रहा है, वो मेरे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। तो मैं रेस्ट पोजीशन पे कब रहूंगा कि अगर मेरे को कोई इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से खींच रहा है, इसका मतलब मेरे को पीछे की तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो मैं मूव नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं तो मूव कर जाऊंगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो अगर मेरे को सामने से कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो मेरे को पीछे की तरफ से भी 10 न्यूटन से खींचेगा, तभी तो मैं रेस्ट पोजीशन पे रहूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एफ और mg, तो मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर या दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा क्या लगना चाहिए, टेंशन, और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इसी के इक्वल। तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तभी तो आपका ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बेटा क्लियर है? तो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक चीज स्टार्ट की, ठीक है,
देखो बेसिक से हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉज पढ़े, ठीक, और उसके बाद एफबीडी, अभी तो बनाना सीख रहे हैं, ठीक है विशाल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। कि आज आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है एक बार बैठकर सभी चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिएगा कि एलबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।